नमस्कार प्यारे साथियों। इम्पैक्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे कि क्या बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में अपन ने देख लिया। उसके बाद में अपन कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म अपन पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू होता है। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज जो है उससे कैसे अपन एनर्जी मिलती है उसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अपन देखते हैं क्या ग्लाइकोलाइसिस होता है, कितनी इसमें स्टेप्स होती हैं, इससे कैसे अपने को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो होती कहाँ है। तो कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म जो है, लोकेशन की बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है तो ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। कोशिका द्रव्य जो है उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि एक ग्लूकोज का दो पायरुक एसिड के अणुओं में टूटना एक तरह से ग्लाइकोलाइसिस होता है। स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ग्लाइकोलाइसिस जो लिया गया है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है ग्लाइकोस। ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लूकोज। दूसरा होता है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। सिमिलर मतलब हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ ग्लूकोज का टूटना। ठीक है। तो ग्लूकोज किस में टूटेगा, दो पायरुक एसिड के अणुओं में टूटेगा। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है अपने, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड इनटू द टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होता है, इससे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट के अणु बनते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में क्या होता है, आपको एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। कितनी एनर्जी प्रोडक्शन होता है, दो अणु एटीपी, दो एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और दो ही क्या मिलते हैं अपने को, NADH2 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये जो है पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान आपको जो नेट गेन मिलता है वो दो एटीपी का मिलता है। फॉर्मेशन इसमें चार एटीपी का होता है पर दो एटीपी इसमें क्या होता है, वापस कंज्यूम हो जाते हैं, इसी सबस्ट्रेट लेवल पे कंज्यूम हो जाते हैं। तो नेट गेन जो आपको दो एटीपी का मिलता है और दो ही क्या मिलते हैं अपने को, NADH2 को मिलते हैं। चलो देखते हैं। देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये जो है सबसे पहले दिया गया था एम्बेडेन मेयरो पारनास। तीन साइंटिस्ट का नाम आता है ग्लाइकोलाइसिस में, एम्बेडेन, मेयरोप और पारनास। इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलके ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को दिया था। ठीक है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसको अपन EMP पाथवे भी बोलते हैं। EMP पाथवे, EMP पाथवे या EMP मेथड। ठीक है। EMP मेथड ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है, EMP पाथवे। ठीक है। क्यों दिया गया कि इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलके जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस दी, इन्हीं के नाम पे जो है इसको दिया गया। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस इज ए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म टू पायरुविक एसिड। ठीक है। क्या होता है इसमें ग्लाइकोलाइसिस में कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन ए सीरियल ऑफ स्टेप। इन्होंने ये बताया कि ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है बहुत सारी स्टेप्स में होके कन्वर्ट होता है। ईच स्टेप जो है रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ए स्पेशल एंजाइम। हर जो इसकी स्टेप होती है, हर जो कड़ी होती है उसमें कोई ना कोई एक स्पेशल एंजाइम काम में लिया जाता है। ये चीजें इन्होंने बताई। ठीक है। इन्होंने इसके द्वारा ये भी बताया कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें दो फेज होती है। पहली फेज होती है प्रीपरेटरी फेज और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रीपरेटरी फेज का मतलब होता है कि इसमें आपको एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। एनर्जी इसमें क्या होती है, यूज होती है। प्रिपरेटरी फेज कौन कौन सी होती है, फर्स्ट जो फोर्थ स्टेज होती है, एक से लेके चार तक की जो स्टेज होती है उन स्टेज में क्या होती है, अपने एनर्जी यूज होती है। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन अकर्स। लो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन अकर्स मतलब एटीपी जो है यूज होगा और एडीपी में कन्वर्ट होगा। एक तरह से अपन सिंपल लैंग्वेज में इसको ये लिख सकते हैं कि जो एटीपी जो है ना, एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एडीपी में। ठीक है। एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है।
तो मतलब एडीपी क्या होगी, इसकी एनर्जी कम है एटीपी के बजाय, तो लो एनर्जी फॉस्फोराइलेशन जो है वो प्रोसेस इसमें होती है। दूसरी फेज होती है आपके ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, आपके हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेशन बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है। मतलब कि लो एनर्जी वाले कंपाउंड से हाई एनर्जी वाले कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्सीडेटिव फेज का मतलब क्या हो गया कि जो भी एडीपी है वो किस में कन्वर्ट होंगे, एटीपी में कन्वर्ट होंगे। तो एटीपी क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब इसमें क्या है, 3 फॉस्फेट बॉन्ड है तो हाई एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसमें क्या होता है, ये लो एनर्जी कंपाउंड है, ठीक है। तो जहां भी हाई एनर्जी कंपाउंड बन रहे हैं तो वो कौन सा फेज हो गया, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज कौन से होते हैं, जो लास्ट के स्टेज होते हैं 5 से लेकर 9 तक की जो स्टेप होती है वो सारी ऑक्सीडेटिव फेज में आती है। पहली स्टेज आती है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या हो रही, एनर्जी यूज हो रही है, और इसमें ऑक्सीडेटिव में क्या हो रही है, एनर्जी आपको फॉर्मेशन हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो 9 स्टेप होती है वो कैसे कैसे होती हैं, कैसे जो है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज का अपन ने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहली प्रोसेस होती है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि एटीपी का फास्फोरस का हटना, ठीक है। तो इसमें फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि एक एटीपी को अणु को अपन काम में लेंगे और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी में कन्वर्ट हो गया तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया। मतलब क्या होगा, एक फॉस्फेट इससे निकल गया। अब ये जो एक फॉस्फेट निकला वो कहां पे जुड़ गया, ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे, ठीक है। क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पहले क्या था, ग्लूकोज, इसमें एक फॉस्फोरस जोड़ा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं अपन। सेकंड स्टेप होती है आपके आइसोमराइजेशन की। आइसोमराइजेशन की मतलब कि सिमिलर प्रोडक्ट अपने जैसे दिखने वाले दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, समावेवीकरण जिसको बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। तो ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज में, ठीक है। तो आइसोमर है ये दोनों आपस में, तो ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, फ्रक्टोज में। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, फोस्फोइनोल आइसोमरेज, ठीक है। फोस्फोग्लूको आइसोमरेज इसमें एंजाइम काम में आ गया। थर्ड स्टेज की बात करते हैं अपन। थर्ड स्टेज में आता है सेकंड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन आ रहा है, वही चीज है कि फॉस्फोरस का फिर से एडिशन होगा, ठीक है। किसके द्वारा होगा, एटीपी के द्वारा ही होगा, ठीक है। तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरह से एनर्जी को क्या कर रहे हैं अपन, यूज कर रहे हैं, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था अपने पास, तो आगे क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट अपने को एक और ऐड करना है। तो कौन सी पोजीशन पे ऐड कर देंगे अपन, 1 नंबर पोजीशन पे। 6 नंबर पोजीशन पे पहले से जुड़ा हुआ था, 1 नंबर पोजीशन पे अपन ने वापस एक और जोड़ दिया। क्या बन गया अपना, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पहले क्या था, सिर्फ फॉस्फेट था, अब क्या हो गया, डाइफॉस्फेट। मतलब 2 फॉस्फेट के अणु इसमें ऐड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जो होती है क्लीवेज की स्टेज होती है। क्लीवेज में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स कौन से बनेंगे, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, DHAP जिसको बोलते हैं, और एक बनेगा आपको फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, PGAL, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो। DHAP और PGAL, इन 2 मॉलिक्यूल्स में ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूट जाएगा। ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। मतलब एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी आइसोमर होते हैं वो आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो DHAP बनता है वो हाथों हाथ किस में कन्वर्ट हो जाता है, PGAL में। तो इसके आगे जितनी भी स्टेप आती हैं ग्लाइकोलाइसिस में, फोर्थ स्टेज के आगे, वो सारे क्या होंगे आपके इंटू 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो DHAP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PGAL में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा है आपके, फॉस्फोराइलेशन। फिर से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो
ये जितने भी मॉलिक्यूल बने हुए हैं आगे, इसका मतलब ये कि ये सारे दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में स्टेज में क्या आएगा, पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड के भी क्या बढ़ेंगे, दो मॉलिक्यूल। क्यों बढ़ेंगे, जो DHAP था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में, क्योंकि वो दोनों आपस में आइसोमर थे, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन, देखो इसमें दो चीजें हो रही है। पहला तो हो रहा है फॉस्फोराइलेशन, मतलब क्या होगा, फॉस्फोरस का एडिशन होगा। दूसरा हो रहा है इसमें डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो फॉस्फोरस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ध्यान रखना ATP से नहीं आ रहा, ये आपके H2PO4 के तौर पे आ रहा है। इसमें से आपको फॉस्फोरस काम में ले रहा है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब कि दो हाइड्रोजन इससे रिलीज हो जाएंगे। तो दो हाइड्रोजन जो रिलीज होंगे वो कहाँ जाएंगे, NaDH2 अब खुद के पास एक्सेप्ट कर लेगा और NaDH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। NAD क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और NaDH2 का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहां तक अपने जो है 5 स्टेज कंप्लीट होती है। आगे अपन चलते हैं 6th स्टेज में। 6th स्टेज में क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP जनरेट हो रही है। कहां से हो रही है, देखो देखो जो 5th स्टेज थी इसमें क्या था आपके, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। इसमें क्या हुआ, फॉस्फोरस का एड हुआ, क्या हो गया 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। दो फॉस्फोरस हो गए, पहले इसमें क्या था ना, एक ही था, इसमें क्या हो गए, दो फॉस्फोरस का एडिशन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया 1,3 डाइफॉस्फो, दो फॉस्फोरस इसमें ऐड हो गए, ठीक है। 6th स्टेप जो है आपकी ATP जनरेशन। अब जहां भी ATP जनरेशन होता है वहां पे एंजाइम आपको काम में लेते हैं अपन, काइनेज एंजाइम, ठीक है। ध्यान रखना ATP का जहां भी फॉर्मेशन होता है तो काइनेज एंजाइम अपन काम में लेते हैं। ये क्या है आपको, फॉस्फोग्लिसरल क्या है आपका जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट के नाम के आगे जो है एंजाइम का नाम लग जाता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरल काइनेज जो है इसमें एंजाइम काम में आएगा। क्या हो रहा है इसमें, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फोरस इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, और ATP का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो एक फॉस्फोरस इसमें से क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एक फॉस्फोरस कहाँ हो गया इसमें, ATP में चला गया, ATP फॉर्मेशन में एक फॉस्फोरस काम में आ गया, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक जो एसिड है वो आगे क्या होगा, आइसोमराइजेशन की प्रोसेस होगी। 7th स्टेज में क्या होगा, आइसोमराइजेशन मतलब समावेवीकरण की प्रक्रिया होगी। ये क्या होगा, सिमिलर अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में आइसोमर है, तो सिमिलर जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एट स्टेज जो है वो आती है आपके डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का हटना या वाटर मॉलिक्यूल्स का हटना, ठीक है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड सॉरी ग्लिसरिक एसिड जो है उससे हाइड्रोजन हट जाएगा और क्या बनेगा आपको, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP। शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये क्या होता है, पाइरुविक एसिड का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। पाइरुविक एसिड का प्रिकर्सर होता है कि पाइरुविक एसिड से पहले ये बनता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एंजाइम जो काम में आता है वो होता है एनोलेज। एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, वाटर का रिमूवल हो जाता है और 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, ठीक है। लास्ट जो स्टेज आती है वो आती है आपके ATP जनरेशन की। अब देखो मैंने बताया था कि ATP जनरेशन जहां भी आए आपको एंजाइम क्या काम में लेना है, काइनेज एंजाइम। किस पे काम कर रहा है, पाइरुवेट पे काम कर रहा है, ठीक है। पाइरुवेट एसिड पे काम कर रहा है तो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम का नाम हो जाएगा, ठीक है। चलो है ना, यहाँ पे दे रखा है देखो ATP का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, तो इससे क्या हो गया, फास्फोरस का हट गया एक तरह से, ठीक है। हाँ, पायरुविक एसिड के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, अरे सारे मॉलिक्यूल्स को मैंने बताया कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो DHAP अभी बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PgAl में। इससे सारे मॉलिक्यूल आगे वाले कितने बनेंगे, दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है।
इससे पहले ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल था, पर ये सारे कंपाउंड क्या बनेंगे, दो बनेंगे। ठीक है, तो दो ही क्या हो गए आपके पास, पायरुविक एसिड मिले। ठीक है, लास्ट स्टेज में क्या हो रहा था, एडीपी जो है यूज हो रहा था और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, यही मैंने बताया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जो एडीपी जो काम में आएगा वो भी कितने काम में आएंगे, अरे दो मॉलिक्यूल है तो दो ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इससे पहले भी देखो यहाँ पे अपन ने बताया कि यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ भी कितने, दो एडीपी के काम में आएंगे और दो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दो एटीपी तो यहाँ बने और दो ही एटीपी आपके यहाँ बने। ठीक है, चार एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये पायरुविक एसिड जो है आपके जो लिंक रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन में चला जाता है। लिंक रिएक्शन में जाएगा तो इससे क्या बनेगा, एसिटाइल को एंजाइम, और वो एसिटाइल को एंजाइम किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। ये कंडीशन कब होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, जब भी वायवीय श्वसन होगा तो क्या होगा, ये पायरुविक एसिड किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, और आपको आगे जाके एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अगर एनएरोबिक कंडीशन होती है, एनएरोबिक या अवायवीय या फर्मेंटेशन जो होता है, उस कंडीशन में ये पायरुविक एसिड जो है वो या तो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में या कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, कि ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस के दौरान, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कन्वर्ट होगा तो किसमें होगा, एथिल अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कब होगा, जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा या किण्वन की जो प्रोसेस होगी उसके दौरान। ठीक है, चलो अगर वायवीय श्वसन होता है तो ये सारा पायरुविक एसिड किस में चला जाएगा, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में जाके क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने बताया, देखो इस स्टेप में मैं बता देता हूँ, जो मैंने लिख रखा है कि दो एटीपी आपको यहाँ मिल रहे हैं, दो एटीपी लास्ट स्टेज में मिल रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जो फर्स्ट वाला फ्लो चार्ट था उसमें अपन ने देखा कि एक एटीपी यहाँ पे काम में ले रहे हैं, माइनस करके लिख देता हूँ, एक एटीपी। ठीक है, और एक एटीपी आपको यहाँ पे काम में ले रहे हैं, -1 एटीपी। तो अल्टीमेट जो गेन हुआ उसकी अपन बात करते हैं, नेट गेन की। नेट गेन या नेट प्रोडक्शन जो हुआ, अब आपको पता है कि चार एटीपी का तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, दो स्टेप में दो दो एटीपी बन रहे थे तो चार एटीपी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुए। ठीक है, ये क्या हुए, फॉर्म्ड हुए, बने। ठीक है, दो एटीपी क्या हो गए, माइनस का निशान लगा रहा है कि ये क्या हो गए, यूज हो गए। तो नेट जो प्रोडक्शन हुआ कितने एटीपी का हुआ, दो एटीपी का। ठीक है, नेट प्रोडक्शन क्या हुआ अपने, दो एटीपी का। दो एटीपी के साथ में एक क्या मिल रहा था अपने को, दो ही NADH2 मिल रहे थे, दो NADH2। तो अपन अगर बात करें कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको क्या प्रोडक्शन मिला, तो दो मॉलिक्यूल आपको एटीपी के मिले और दो ही आपको NADH2 के मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, तो ऐसे जो है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ ही क्या बनते हैं अपने को, दो एटीपी और दो NADH2। ठीक है, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट प्रोसेस होती है। ठीक है, थैंक यू।